डियर एस्पायरेंट और डियर स्टूडेंट, स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय की, एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करते हैं जो यूपीएससी के साथ ही साथ अन्य राज्य स्तर की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और वह विषय है ज्योग्राफी या भूगोल विषय है। हम अगर बात करें कि ज्योग्राफी क्या चीज़ है, ज्योग्राफी की शुरुआत क्या होती है, ज्योग्राफी की विषय वस्तु क्या है, और ज्योग्राफी कैसे कैसे आगे बढ़ी है, क्या इसका इम्पोर्टेंट रहा है अभी और क्या इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले समय में, इसके बारे में हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सामान्यतः हम कहते हैं कि ज्योग्राफी इस ग्लोब का या पृथ्वी के अध्ययन करने वाले साइंस को कहते हैं, या कभी कभी हमें यह भी दिखाई देता है कि ज्योग्राफी धरातलीय सतह के अध्ययन करने वाले साइंस को कहा जाता है। ये ज्योग्राफी में ये परिभाषा तब कही गई थी जब ज्योग्राफी अपनी शैशव अवस्था में थी, मीन्स ज्योग्राफी का जब क्लासिकल पीरियड था, ज्योग्राफी की जब शुरुआती अवस्था थी। ज्योग्राफी की शुरुआती अवस्था थी मीन्स ज्योग्राफी की कहाँ पे शुरुआत होती है? ज्योग्राफी की जो सबसे पहले शुरुआत होती है वो ग्रीक या यूनान से शुरू होती है, और ज्योग्राफी का जो फाउंडर है वो इरेटोस्थनीज माना जाता है। कभी कभी हमें यह भी दिखाई देता है कि ज्योग्राफी का जो फाउंडर है वो हिकैटियस है। हिकैटियस को हम इसलिए ज्योग्राफी का फाउंडर नहीं मानते हैं या ज्योग्राफी का पिता इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि इरेटोस्थनीज ने ही सबसे पहले ज्योग्राफिया शब्द देता है, इसलिए हम ज्योग्राफी का फाउंडर इरेटोस्थनीज को मानते हैं। और इसके साथ ही साथ इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी को एक सिस्टमेटिक साइंस मीन्स एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसलिए हम कहते हैं कि ज्योग्राफी का जो फाउंडर है वो हिकैटियस न होकर इरेटोस्थनीज है। और साथ ही साथ इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि ज्योग्राफी की जो शुरुआत होती है वो यूनान से होती है। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि क्या ज्योग्राफी की शुरुआत अगर यूनान से होती है तो अदर देश में ज्योग्राफी थी ही नहीं, बिल्कुल अदर देश में ज्योग्राफी थी। जैसे ज्योग्राफी की शुरुआत कब हुई? लगभग आज से 2300 वर्ष पहले 200 कुछ बीसी पूर्व में ज्योग्राफी की शुरुआत होती है। तब ज्योग्राफी की जब शुरुआत होती है तो क्या अदर देश थे ही नहीं? क्या अदर देश में ज्योग्राफी थी ही नहीं, ज्योग्राफी अदर देश में थी, लेकिन यूनान की जो स्टडी थी, यूनान की जो नॉलेज था, यूनान का कुल मिला के जो ज्ञान था, वो दुनिया के अलग अलग देशों की अपेक्षा एक सशक्त नॉलेज था, एक सशक्त ज्ञान था, और यूनान ने अपने नॉलेज को दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचाने की कोशिश किया, जबकि दुनिया के अलग अलग देश अपने नॉलेज को सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित रखे। इसलिए हम कहते हैं कि ज्योग्राफी की जो शुरुआत होती है वो अदर देश से न होकर यूनान से शुरू होती है, और हम इसलिए ज्योग्राफी के फाउंडर को इरेटोस्थनीज के नाम से हम जानते हैं। अब क्या होता है कि ज्योग्राफी में हम किन तत्वों का अध्ययन करते हैं? ज्योग्राफी में जब ज्योग्राफी अपनी शैशव अवस्था में थी तो कहा गया कि ज्योग्राफी धरातलीय सतह के अध्ययन करने वाले साइंस को कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, मनुष्यों का ज्ञान बढ़ा, और जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक बढ़ा, मनुष्य की जिज्ञासाएं बढ़ी, और ये कहा गया कि ज्योग्राफी धरातलीय सतह के साथ ही साथ इस पर निवास करने वाले मनुष्यों का अध्ययन करती है। धरातलीय सतह मीन्स जो आपको ये धरातलीय सतह दिखाई देती है, मीन्स आपको यहाँ पे अगर हम बात करें तो धरातलीय सतह पे आपको सारे के सारे फिजिकल लैंडफॉर्म दिखाई देते हैं। कहीं पे आपको पर्वत दिखाई देते हैं, कहीं पे आपको पठार दिखाई देते हैं, साथ ही साथ झील दिखाई देते हैं, साथ ही साथ सागर दिखाई देते हैं, मैदान दिखाई देते हैं। तो अब अगर ज्योग्राफी केवल धरातलीय सतह का अध्ययन करेगा तो ठीक है, धरातलीय सतह का अध्ययन करेगा, लेकिन यहाँ पे मनुष्य भी निवास करता है। तो अब अगर वो पर्वत का अध्ययन करेगा, अगर वो झील का अध्ययन करेगा, अगर वो तालाब का अध्ययन कर रहा है, सागर का अध्ययन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मनुष्य
धरातलीय सतह पर निवास करता है और ज्योग्राफी मनुष्य का अध्ययन नहीं करेगा तो एक तरह से ज्योग्राफी का जो विषय है वो एकांगी रहेगा, क्योंकि मनुष्य इससे पूरी तरीके से अछूता रहेगा। तो ज्योग्राफी का जो पूर्ण ज्ञान है वो बगैर मनुष्य के पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया कि ज्योग्राफी धरातलीय सतह के साथ ही साथ इस पर निवास करने वाले मनुष्यों का अध्ययन करता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, क्या होता है कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, जब औद्योगिक क्रांति आती है, तो उस वक्त पूरी की पूरी दुनिया में, ख़ास तौर से यूरोप में एक ऐसा रिवोल्यूट होता है, एक ऐसी क्रांति जन्म लेती है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम किसकी बात करते हैं? प्रोडक्शन की बात करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की बात करते हैं। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की बात करेंगे तो अब क्या हुआ, हमारा धीमे धीमे इन्वायरमेंट क्या हो रहा है? डिग्रेड होने लगा। डिग्रेड इन्वायरमेंट क्यों होने लगा? क्योंकि हमने क्या किया, बहुत से कल कारखाने लगा दिए, बहुत सी इंडस्ट्री लगा दिए, तो उसकी वजह से जो पॉल्यूशन आया, उसकी वजह से जो प्रदूषण आता है वो हमारे वातावरण को कहीं ना कहीं दूषित रखा है। और इसके साथ ही साथ 1950 के दशक का सबसे 1950 के दशक के बाद का अगर हम बात करें, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट है और कहीं ना कहीं कुल मिला के आपका पर्यावरण है। 1968 में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम रोमन क्लब के रूप में जानते हैं, और 1972 में एक किताब आती है, एक बुक आती है जिसको लिमिट्स टू ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। इन्वायरमेंट के अध्ययन के रूप में अगर हम बात करें तो ये एक क्रांतिकारी कदम था रोमन क्लब का, जहाँ पे ये कहा गया विकास का पैमाना ये होना चाहिए कि विनाश आपके पर्यावरण का न हो। क्यों? कि ये कहा गया कि हमने अपने संसाधनों को कुल मिला के क्या किया है, अपनी आने वाली नस्लों से उधार लिया है। ठीक, हमको वैसे ही इसको लौटाना है जैसे एक रीढ़ी अपनी रीढ़ को लौटाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी और वातावरण के संबंध में 1972 में एक सम्मेलन होता है जिसको स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वातावरण के संदर्भ में, पर्यावरण के संदर्भ में पहला सम्मेलन स्थापित होता है, और इसके 20 साल के बाद जाके 1992 में पृथ्वी समिट, या जिसको आप अर्थ समिट, या जिसको आप एजेंडा 21, या जिसको आप राय डी जेनेरियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और ये सम्मेलन क्या होता है, पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। पूरे के पूरे दुनिया के मैक्सिमम देशों को शामिल किया गया। वातावरण कैसे बचाया जाए इस पे एक फिक्र की गई, एक चिंता की गई, और इसी के रूप में तरह तरह से क्या हो गया कि आपको मतलब प्रोग्राम लॉन्च किए गए। उसी के आसपास आपको पर्यावरण, खास तौर से पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए 24 अक्टूबर 1997 को जापान के शहर क्योटो में एक प्रोटोकॉल स्थापित होता है जिसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल में ये कहा गया कि हम मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट को या ग्रीन हाउस गैसों को कवर करें और अपने कहीं ना कहीं पर्यावरण को कुल मिला के हम स्थिर रखें। स्थिर का मतलब हम 1990 के पहले की तरफ हम चले और अपने पर्यावरण को कुल मिला के हम दूषित होने से बचाएं। बाद में क्या हुआ, बाद में इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कानकुन सम्मेलन और उसके साथ ही साथ बाली सम्मेलन और उसके साथ ही साथ पेरिस सम्मेलन एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अब क्या हुआ, हमारे सामने शुरू में क्या बात आई थी कि ज्योग्राफी धरातलीय सतह का अध्ययन करता है, उसके साथ ही साथ अब क्या बात आई कि ज्योग्राफी धरातलीय सतह के साथ ही साथ इस पर निवास करने वाले मनुष्यों का अध्ययन करता है। आज की ज्योग्राफी क्या कहती है, आज की ज्योग्राफी कहती है कि ज्योग्राफी धरातलीय सतह के साथ ही साथ इस पर निवास करने वाले मनुष्य और पर्यावरण के बीच क्या इंटरेक्शन है, इस बात का अध्ययन ज्योग्राफी करता है। तो अब ज्योग्राफी की अगर हमने परिभाषा देखा, ज्योग्राफी का इवोल्यूशन कहाँ से होता है, ज्योग्राफी का उद्भव कहाँ से होता है, ज्योग्राफी का फाउंडर कौन है, इसको हमने देखा। अब हम ज्योग्राफी की विषय वस्तु की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने एक बात निकल के आती है कि ज्योग्राफी धरातलीय सतह का अध्ययन करता है। अगर ज्योग्राफी धरातलीय सतह का अध्ययन करता है तो धरातलीय सतह मीन्स
अगर यहाँ पे हम बात करें तो धरातलीय सतह मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिज़िकल ज्योग्राफी की बात यहाँ पे होती है। क्यों कि जो फिज़िकल ज्योग्राफी है वो अमूमन धरातलीय तत्वों का और धरातलीय तत्वों से प्रभावित होने वाले एलिमेंट का अध्ययन करता है। और हमने कहा कि ज्योग्राफी धरातलीय सतह के साथ ही साथ इस पर निवास करने वाले मनुष्यों का अध्ययन करता है। अगर मनुष्यों का अध्ययन करता है इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। हमने इसको क्या कहा, हमने कहा कि ये हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई। लेकिन हमने कहा इसके साथ ही साथ एक और मुद्दा है, वो ज्योग्राफी में इकोलॉजी है या पर्यावरण है। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो अब ज्योग्राफी की विषय वस्तु कहाँ तक बढ़ी। ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी मीन्स धरातलीय सतह का अध्ययन करने वाला साइंस है, उसके साथ ही साथ इस पर निवास करने वाले मनुष्यों का अध्ययन करने वाला साइंस है। और इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है यानी पर्यावरण का अध्ययन करने वाले साइंस को आप ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। अब अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो अब हमें ये देखना होगा कि फिजिकल ज्योग्राफी में हम किन किन तत्वों को शामिल करते हैं या फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट कौन कौन चीज़ है, कौन कौन से हिस्से हैं। तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी को या फिजिकल ज्योग्राफी में हम किन तत्वों का अध्ययन करते हैं, धरातलीय तत्वों का, ख़ास तौर से भौतिक वस्तुओं, भौतिक मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में सामान्यतः हम धरातल और धरातल को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। जैसे अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो हम पर्वत पठारों का अध्ययन जब करते हैं, झीलों का अध्ययन हम करते हैं तो हम इसे कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी या इसको हम क्या कहते हैं, भू-आकृति विज्ञान। और इसके साथ ही साथ जब हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं या वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, ख़ास तौर से हम वायुमंडल, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन, साइक्लोन, चक्रवात इत्यादि का अध्ययन करते हैं तो हम उसे क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं या क्लाइमेट ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ जब हम सागर का अध्ययन करते हैं, सॉलिनिटी या लवणता का अध्ययन करते हैं, ज्वार-भाटा का अध्ययन करते हैं, सागरीय करंट का अध्ययन करते हैं, सागरीय धाराओं का अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं ओशनोग्राफी या उसको हम क्या कहते हैं, समुद्र भूगोल। और फिजिकल ज्योग्राफी के एक पार्ट और है, उसको हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। तो इस तरीके से हम फिजिकल ज्योग्राफी के जो पार्ट हैं, सबसे पहला जो पार्ट है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान हम इसको कहते हैं। अब भू आकृति विज्ञान में हम किसको किसको समाहित करते हैं, भू आकृति विज्ञान में हम पर्वत, पठार, झील, सागर तथा अपक्षय, अपर्दन आदि तत्वों का अध्ययन करते हैं। जो फिजिकल ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट है हम उसको कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी या इसको हम कहते हैं जलवायु भूगोल। जलवायु भूगोल में हम किसको किसको शामिल करते हैं, हम यहाँ पे वायुमंडल को शामिल करते हैं। वायुमंडल के साथ ही साथ हम यहाँ पे तापमान को शामिल करते हैं। तापमान के साथ ही साथ हम यहाँ पे आर्द्रता को शामिल करते हैं। आर्द्रता के साथ ही साथ हम यहाँ दबाव को शामिल करते हैं। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे पवन प्रणाली को शामिल करते हैं। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे वर्षा को शामिल करते हैं। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे बादल को शामिल करते हैं तथा साथ ही साथ हम चक्रवात जैसी घटनाओं को भी इस क्लाइमेटोलॉजी में शामिल करते हैं। जो तीसरा पार्ट है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी का, उसको हम कहते हैं ओशनियोग्राफी या इसको हम कहते हैं समुद्र भूगोल के नाम से जानते हैं। समुद्र भूगोल में हम किन किन तत्वों का अध्ययन करते हैं, हम इसमें अध्ययन करते हैं सागरीय धाराओं का अध्ययन करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे सागरीय धाराओं का अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही हम ज्वार-भाटा का अध्ययन करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम इसमें लवणता का अध्ययन करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे लवणता का अध्ययन करते हैं तथा साथ ही साथ परवाल का भी इसी में अध्ययन किया जाता है।
उसके साथ ही साथ जो चौथा टॉपिक है इसको हम कहते हैं पेडालॉजी, या इसको हम कहते हैं मृदा विज्ञान के नाम से जानते हैं, या इसको हम कहते हैं मृदा भूगोल के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ। अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ आते हैं, मानव भूगोल की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले मुद्दा मानव भूगोल में क्या होता है? सबसे पहले मुद्दा होता है पॉपुलेशन, या क्या होता है इसमें जनसंख्या होती है। सबसे पहले मुद्दा क्या होगा? जनसंख्या होगी। अब अगर जनसंख्या होगी तो जाहिर सी बात है कहीं पे जनसंख्या हमें कम दिखाई देती है, कहीं पे जनसंख्या हमें ज़्यादा दिखाई देती है। अगर हम मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखते हैं तो वहाँ पे हमें जनसंख्या बहुत ही कम दिखाई देती है। अगर हम बर्फीले क्षेत्रों में देखते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम दिखाई देती है। और साथ ही साथ अगर हम एक विशाल नगर को देखते हैं तो वहाँ पे हमें पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है। तो इसका मतलब जनसंख्या के बाद जो ह्यूमन ज्योग्राफी में दूसरा अध्ययन किया जाता है, दूसरे पार्ट का, उसको कहा जाता है जनसंख्या वितरण, या उसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व के नाम से हम जानते हैं। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी में जो पहला पार्ट निकल के आया पॉपुलेशन, जनसंख्या, जो दूसरा पार्ट निकल के आता वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, या आप डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी या वितरण और घनत्व। तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है माइग्रेशन का। क्यों माइग्रेशन का? अगर मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा शहर है और वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है और किसी वजह से उस शहर की मान लीजिए कि प्रॉब्लम हो गई है, वो शहर में बहुत ही आपदाएं आ गई है, तो लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, अपनी रोज़ी रोटी के लिए वहाँ से क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाएं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि प्रधान क्षेत्रों में आपको जलवायु मतलब मनुष्यों का जमघट दिखाई देता है। अगर कृषि प्रदेश आपके बंजर होने लगेंगे, कृषि प्रदेश अगर आपके मरुस्थलीकरण में कन्वर्ट होने लगेंगे, तो वहाँ से मनुष्य कहाँ पे चले जाएंगे? दूसरी जगह चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? आजीविका का साधन नहीं मिलता है। बेसिक रूप से दूसरी बात आप समझिएगा, जैसे कि आपका अपना नगर होगा, इस नगर से बहुत से, या आपका अपना गांव होगा, इस गांव से बहुत से लोग दिल्ली, मुंबई, उसके साथ सऊदी अरबिया, उसके साथ ही साथ इंग्लिस्तान, उसके साथ ही साथ यूएसए, कनाडा, अलग अलग देशों में गए होंगे। क्यों गए होंगे? अपनी आजीविका को कमाने के लिए या अपनी आजीविका के लिए। तो जो जाने का प्रोसेस है इसे कहा जाता है ज्योग्राफी में माइग्रेशन, या इसे क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है। तब अब क्या चीज़ निकल के आया? एक तो आप जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, दूसरा अध्ययन करते हैं वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा अध्ययन करते हैं डेंसिटी या घनत्व, जो चौथा अध्ययन है उसको कहा जाता है माइग्रेशन, या उसको कहा जाता है प्रवास कहा जाता है। अब इसके साथ ही साथ कोई भी मनुष्य, कोई भी ह्यूमन बॉडी अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, माइग्रेशन कर रही है, प्रवास कर रही है, या उर्दू में कहें तो हिजरत कर रही है, तो उसके लिए रूट की ज़रूरत है, उसके लिए रास्ते की ज़रूरत है, परिवहन की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो चौथा चीज़ निकल के आता है वो क्या आता है? परिवहन निकल के आता है, या कहते हैं हम इसको रूट कहते हैं। ये अलग चीज़ है कि ये एक जो टॉपिक है इसको हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम परिवहन की बात करें तो हमें परिवहन के जो यातायात के साधन है वो कभी हमें सड़क के रूप में दिखाई देते हैं, कभी हमें रेलवे के रूप में दिखाई देते हैं, कभी हमें जल मार्ग के रूप में दिखाई देते हैं, कभी हवाई यातायात के रूप में दिखाई देते हैं। बहरहाल ये जो परिवहन होता है, ये जो माइग्रेशन होता है, क्यों होता है? ये माइग्रेशन इसलिए होता है कि हम अपनी आजीविका को कमाने की कोशिश करें। अब अगर माइग्रेशन हो रहा है और परिवहन से आप वहाँ पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप या तो किसी एग्रीकल्चरल रीजन में जा रहे होंगे, या तो कहीं पे आप इंडस्ट्रियल रीजन में जा रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि परिवहन के बाद ह्यूमन ज्योग्राफी में जो आप अध्ययन करेंगे जिस पार्ट का, वो होता है इंडस्ट्री, या वो होता है आपका क्या? उद्योग होता है, इंडस्ट्री। अब आप इंडस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो ज्योग्राफी में आपको बहुत सी इंडस्ट्री आपको दिखाई देती है, जैसे हैवी इंडस्ट्री, जैसे आपकी कुटीर उद्योग, जैसे आपके मध्यम उद्योग। अब हैवी इंडस्ट्री की आप बात करते हैं तो जैसे लोहा, जैसे आपका तांबा, जैसे आपका एल्युमिनियम, और बहुत सी इंडस्ट्री है। और कुटीर उद्योगों की अगर हम बात करें तो आपको छोटे छोटे उद्योग जो आप अपने घर में बनाते हैं, कपड़ा, बीड़ी और सारे जो भी उद्योग होते हैं, बहरहाल ये उद्योग
उद्योग की हम बात करते हैं ज्योग्राफी में, अब इसके साथ ही साथ ह्यूमन ज्योग्राफी में और इसके बाद जो बात आती है वो आती है बाजार या मार्केट की बात आती है। बाजार का भी अगर आप स्टडी करेंगे तो बाजार किससे कनेक्टेड है, ह्यूमन बॉडी से कनेक्टेड है या मनुष्य से कनेक्टेड है, तो बाजार का भी अध्ययन आप अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी में करेंगे। लेकिन वर्तमान में एक नया कॉन्सेप्ट आता है आपकी ज्योग्राफी में, बाजार अगर है तो बाजार का जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, खासतौर से बड़े बड़े देश हैं, वो एक ऐसी कंपनी को डेवलप किए हैं कि उनकी पूरी की पूरी कंपनी एक तरह से पूरी की पूरी दुनिया को कैप्चर करे। तो इसलिए एक नई चीज निकल के आती है जिसको कहा जाता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें एक तरह से प्रतिस्पर्धा को अगर हम बात करें तो प्रतिस्पर्धा नियोकॉलिनिज्म के रूप में जाना जाता है या नव उपनिवेशवाद के रूप में जाना जाता है। तो हमने क्या कहा था कि ज्योग्राफी की हमने जो परिभाषा शुरू की थी तो हमने कहा था कि ज्योग्राफी एक ऐसा साइंस है जो धरातलीय सतह के साथ ही साथ इस पर निवास करने वाले मनुष्य और पर्यावरण के बीच क्या इंटरेक्शन है, इस बात का अध्ययन करने वाले साइंस को आप ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। अब धरातलीय सतह मीन्स फिजिकल ज्योग्राफी, भूआकृति विज्ञान, पर्वत पठार मैदान झील सागर अक्षय वगैरह का अध्ययन करते हैं। आपका क्लाइमेटोलॉजी वायुमंडल तापमान आर्द्रता दबाव पवन वर्षा बादल चक्रवात आदि का अध्ययन करते हैं। ओशनग्राफी या आप कहते हैं समुद्र भूगोल में सागरीय धाराओं का अध्ययन करते हैं। आप ज्वार भाटा का अध्ययन करते हैं, सैलिनिटी या लवणता का अध्ययन करते हैं तथा साथ ही साथ आप परवालों का अध्ययन करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ आते हैं तो पॉपुलेशन का सबसे पहले अध्ययन करते हैं, वितरण का अध्ययन करते हैं, घनत्व का प्रवास का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ परिवहन की तरफ जाते हैं, उद्योग की तरफ आते हैं, बाजार प्रतिस्पर्धा। लेकिन वर्तमान में कहा गया कि ज्योग्राफी में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो क्या है, वो आपका पर्यावरण है। और जाहिर सी बात है वर्तमान में पर्यावरण को लेके पूरा का पूरा देश पूरा का पूरा विश्व कितना चिंतित है ये आपको पता ही होगा, क्योंकि आप जब भी पेपर उठाते होंगे, जब भी टीवी न्यूज़ देखते होंगे या मान लीजिए कि आपका मोबाइल पे प्रचार अगर आप देखते होंगे तो जाहिर सी बात है 100 में से न जाने कितने ऐसे प्रचार होंगे जो आपको पर्यावरण से रिलेटेड होंगे। और आप देखते होंगे कभी पॉलीथीन पे प्रतिबंध लगाया जाता है तो कभी और चीज़ें, कहीं ना कहीं एक तरह से आपको जागरूक किया जाता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को शो किया जाता है ज्योग्राफी में। यानी ज्योग्राफी में वर्तमान में पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा स्टडी का। डियर स्टूडेंट, अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। ओके।